उतना ज्यादा हमारा बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये भी आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। अभी आप इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हो, इसी चैप्टर में आगे बताया गया है, तो मैं आपको वो वहीं पे पढ़ाते वक्त बताऊंगी। यहाँ पे जनरली आपको समझा रही हूँ कि अगर आपके पास कहीं पे sp ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है, अगर कहीं पे sp2 है और कहीं पे sp3 है, तो sp पे देखो एक s और एक p ऑर्बिटल है, sp2 पे एक s और दो p ऑर्बिटल है, और sp3 पे एक s और तीन p ऑर्बिटल है। अब बताओ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली सी बात है, ये जो हमारा क्या है कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उस पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो sp3 hybridization is more than the energy of the bond formation। sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसमें काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं sp2 और sp के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें उसके कंपैरिजन में कम ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सियल ओवरलैपिंग यहाँ पे बताई गई है। जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो एक हमारा होता है, जैसे इस टाइप में ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ये हमारा एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया, और एक होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग, इस टाइप में पार्टिसिपेशन किया जाता है जिसमें, ठीक है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड। और जैसे यहाँ सॉरी पाई बॉन्ड होता है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है दो ऑर्बिटल की, तो उस टाइम पर पाई बॉन्ड बनता है। और अगर कोई ओवरलैपिंग इस फॉर्म पे हो रही है तो वहां पर हमारा क्या बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, इस बात को याद रखिएगा। या फिर कभी कभी एस और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक आपका कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल स्फीयर शेप का होगा और इसने किसी ऑर्बिटल के साथ पार्टिसिपेशन किया है, तो इस टाइम पर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ये जो सर्कल मैंने बताया है ना, ये एस ऑर्बिटल के लिए, और ये कौन सा है, पी ऑर्बिटल के लिए। तो वही एक्सियल ओवरलैपिंग है तो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जो हमारा कोएक्सियल ओवरलैपिंग होगी जिसमें साइड वाइज भी ओवरलैपिंग हो सकती है, तो उसमें क्या बनता है, हमारा पाई बॉन्ड बनता है। ये भी दो तरीके का होता है, इसको भी आप सीखेंगे आगे। इसमें बस बताया गया है कि कैसे फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं। इसके बाद बोला गया है कि स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स फॉर्म रिलेटिवली मोर स्टेबल बॉन्ड, मतलब मॉलिक्यूल का साइज जितना छोटा होगा हमारा बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग हुई होगी। और अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में काफी लार्ज नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब उसमें बॉन्ड एनर्जी का अमाउंट काफी कम होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, नथिंग इम्पोर्टेंट, बट आपको पता होने चाहिए। तीन फैक्टर्स आपके एग्जाम में आए तो आपको लिखने के काम आएंगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया जा रहा है बॉन्ड एंगल के बारे में, कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हमारे नेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका कोई ना कोई शेप होता है, ठीक है। शेप होता है मतलब कोई जैसे लीनियर होगा, कोई हमारा पिरामिडल होगा, कोई टेट्राहेड्रल हो सकता है, कोई ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, कोई पेंटागोनल हो सकता है। मतलब एक सिंपल फॉर्म में तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। तो जब हम उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ना, तो उनके बीच में जो जो बॉन्ड आपस में कनेक्ट रहते हैं उनका एक एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड की वजह से वो एंगल क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, ठीक है। मतलब सेंट्रल मेटल एटम से सारे बॉन्ड क्या होंगे, एडजस्ट होंगे, और वहां से ही उनके बीच में आपस में कनेक्शन के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बॉन्ड एंगल के फॉर्म पे शो करते हैं, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल बताया गया है वही एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे देखिए CH4 मॉलिक्यूल ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, यहाँ पे H आ जाएगा आपका, ये भी H आ जाएगा और ये भी H आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितने कितने का बॉन्ड एंगल है पूछा जाएगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है 109 डिग्री
और 28 मिनट का ये हमारा बॉन्ड एंगल होता है किसके बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। पर्टिकुलर हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है, इस बात को याद रखिएगा। और वो होता है हमारा किसके बेसिस पे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो अगर आप इसको समझेंगे तो आपको पहले इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना होगा। तो मैं आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगी और उसके बाद इस पे जो जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से आपको इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो पता चलेगा और साथ में कौन से हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितना बॉन्ड एंगल होता है वो आपको पता चलेगा। तो अभी नॉर्मली देखो, ये आपका एक बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड हो गया, और ये जो कार्बन है ये क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया। तो सेंट्रल मेटल एटम से इस हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना है, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना है, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। और बॉन्ड एंगल जो होता है हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट होता है। किसी में sp है तो 180 डिग्री होगा, sp2 है तो 120 डिग्री होगा, और sp3 है तो 109.28 मिनट होगा। ठीक है, तो आपको पहले हाइब्रिडाइजेशन समझना होगा कि कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन, और उस बेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के साथ सेंट्रल मेटल एटम से कनेक्टेड होते हैं और उनके बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता जाता है, जनरेट होता जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा बॉन्ड एंगल का यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है बॉन्ड लेंथ, वो हम देख लेते हैं कि आखिर बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड लेंथ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बॉन्ड का नंबर जितना ज्यादा बढ़ता जाता है उतना ज्यादा हमारे बॉन्ड का लेंथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो देखिए क्या होता है हमारा बॉन्ड लेंथ। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक बताया जा रहा है बॉन्ड लेंथ के बारे में। बॉन्ड लेंथ किसको बोला जाएगा, दो एडजेसेंट एटम जो होंगे जो कि कोवैलेंट नेचर के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट होगा उसका जितना भी लेंथ होगा उसको बॉन्ड लेंथ बोला जाएगा। जो बॉन्ड लेंथ होता है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एंगस्ट्रॉन्ग से, मतलब इसकी यूनिट एंगस्ट्रॉन्ग है, हम ये ले सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर हर एक एटम के लिए जो बॉन्ड लेंथ होता है वो अलग अलग होता है। जैसे C2 मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बताया गया है कितना होता है, एक कार्बन का 0.77 प्लस 0.77 बताया गया है वैल्यू, और उसके बेसिस पे कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच का, उसके बाद कार्बन क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड एंगल है 1.76 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग हमारे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब देखो इसमें ये जानते हैं कि डबल ट्रिपल जो बॉन्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड होते हैं वो कैसे जुड़े हुए होते हैं। तो इस टेबल पे देखिए, एक बार कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक बार डबल बॉन्ड है और एक बार ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसका बॉन्ड लेंथ देखो, पीएम का मतलब यहाँ पे पिकोमीटर है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बनता है तो उस टाइम पर उसका बॉन्ड लेंथ कितना है, 154 कितना दिया हुआ है, पिकोमीटर दिया हुआ है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उनका बॉन्ड लेंथ कितना दिया हुआ है, 134 पिकोमीटर। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो आपका दिया हुआ है 120 पिकोमीटर। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बॉन्ड का नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड का लेंथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आपको दिख रहा होगा। तो इससे ये बात पता चलती है कि नंबर ऑफ बॉन्ड अगर किसी केमिकल कंपाउंड में इंक्रीज होता जाता है तो उसमें जो एडजेसेंट एटम्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कम होता जाएगा। इसका मतलब जो लेंथ है बॉन्ड का वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लेकिन वो सारे फैक्टर्स वो भी आपको हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही समझना होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद आप एक बार इसको रिकॉल कर लेना कि कौन कौन से फैक्टर किस टाइप से इसमें अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं क्या बताया गया है, कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखिए हमने यहाँ पे 3 बॉन्ड पैरामीटर पढ़ा। एक हमारा क्या था, बॉन्ड
एक हमारा बॉन्ड लेंथ है, दूसरा हमारा क्या है, बॉन्ड एंगल है, और तीसरा हमारा बॉन्ड एंथैल्पी है। बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड्स के बीच में प्रेजेंट होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और बॉन्ड डिसोसिएशन में जो एनर्जी हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन में उसकी हमको रिक्वायरमेंट होगी। किलो जूल पर मोल उसका क्या होता है, यूनिट होता है। इसके बाद अगर हम किसकी बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें, तो सेंट्रल मेटल एटम के थ्रू उसके जो सराउंडेड एटम होते हैं वो बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और उन कनेक्शन के बेसिस पे या उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनमें बॉन्ड एंगल क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है थ्रू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और बॉन्ड लेंथ की बात करें तो दो एटम जब आपस में एडजस्ट होते हैं किसी भी बॉन्ड के थ्रू, चाहे वो कोवैलेंट हो, कोऑर्डिनेट हो या आयनिक हो, तो उनमें दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं उसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे बॉन्ड नंबर, हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है कोवेलेंट नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड। मतलब आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट नेचर प्रेजेंट होता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ कुछ आयनिक नेचर प्रेजेंट होता है, वैसे ही जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें भी कुछ कुछ आयनिक नेचर प्रेजेंट हो सकता है। उनके बारे, आयनिक बॉन्ड में कुछ कुछ हमारा कोवेलेंट नेचर प्रेजेंट हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। मैंने आप लोगों को चैप्टर 5 के जो 2 वीडियो थे अगर उसमें भेज दिया था, अगर आप लोगों को उस पर कोई डाउट आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज मैं फिर से आपको 2 वीडियो और भेजूंगी जो आपको रीड करना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए 5 चैप्टर वाली टॉपिक पे। जो स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा था उसके बारे में बोल रही हूँ। रिया बताओ। नो मैम, कोई डाउट्स नहीं थे। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।